सरिता निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा से। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का विषय है, उसके अंतर्गत बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली हमारी चर्चा का विषय है। और उसमें बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में उसकी विशेषताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं और उसके मुख्य बिंदुओं के क्रम में आज हमारा पहला बिंदु है शिक्षा के केंद्र। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें शिक्षा के केंद्र मठ या संघ होते थे। मठ या संघ वह स्थान होता था जहाँ रहकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता था और यहीं पर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। सभी विद्यार्थी, इसमें हजारों विद्यार्थियों की संख्या में रहने की व्यवस्था यहाँ पर होती थी। और इसमें जो कक्ष होते थे वो बालक की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कक्षों में बालकों को रखा जाता था। इसी में जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो भी इन संघों में ही निवास करते थे। संघ प्रमुख द्वारा संघ का संचालन किया जाता था। किसी योग्य व्यक्ति को संघ का प्रमुख बनाया जाता था और उसी के द्वारा नियमों कानूनों का निर्माण किया जाता था संघ के संचालन के लिए। इस तरह बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का मुख्य केंद्र संघ होते थे, जिसे मठ या विहार भी कहा जाता है। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम। जैसा कि इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हमने पहले भी देखा कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक और लौकिक दोनों ही तरह के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली चूँकि धर्म पर आधारित थी, बौद्ध धर्म पर आधारित थी, इसीलिए इसमें धार्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी और साथ ही साथ व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाने या उसका विकास करने के लिए उसे लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्पकला आदि विषय लौकिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उसे पढ़ाए जाते थे। बौद्ध शिक्षा मूलतः धार्मिक थी, लेकिन इसमें कताई, बुनाई, सिलाई आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी समावेश था। अगला बिंदु है हमारा शिक्षण विधि। ये जो शिक्षा व्यवस्था है, चूँकि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पहले भी हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी और अब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है। ये जो शिक्षा प्रणालियाँ हैं वो मौखिक थीं और मौखिक विधियों पर आधारित शिक्षण विधियों का इनमें प्रयोग किया जाता था। जैसे कि व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, शास्त्रीय विवाद, तर्क वितर्क आदि विधियों द्वारा शिक्षण दिया जाता था। और समयोचित अवसर के अनुसार इन्हें देशाटन या देश भ्रमण द्वारा या विशेषज्ञ वार्ताएं हैं, जो सम्मेलन हैं, उनका आयोजन करके इन विधियों के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। चूँकि इसमें ज्ञान का प्रसार देश विदेशों में किया जाता था, इसीलिए भ्रमण को भी इसमें महत्व दिया गया। भ्रमण विधि के द्वारा या प्रकृति का अनुसरण करके शिक्षण प्रदान किया जाता था। ये भी इसकी शिक्षण विधियाँ थीं। अगला पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन काल में चूँकि गुरु शिष्य संबंध स्नेहपूर्ण होते थे, तो इस जो शिक्षा प्रणाली में भी गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत स्नेहपूर्ण होता था। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसकी देखभाल करना, उनकी कार्यों की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, ये सभी शिष्य के कर्तव्य होते थे। और गुरु भी शिष्य के लिए उसकी सर्वांगीण विकास के लिए, उसके शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए उसे शिक्षा प्रदान करता था और उसे समाज में रहने के योग्य बनाता था। अगला पॉइंट है स्त्री शिक्षा।
चूँकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हमने पढ़ा कि इसमें स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में एक तरह से देखा जाए तो वर्ण और लिंग के आधार पर शिक्षा प्रणाली में भेदभाव था, जो इस प्रणाली में आकर समाप्त हो गया। बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाती थी और बालिकाओं को भिक्षुणी के रूप में मठों में ही निवास करना पड़ता था और वहीं रहकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करना पड़ती थी। इस तरह ये सारी मुख्य विशेषताएं हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसके मुख्य बिंदु क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने इसके माध्यम से समझी हैं। धन्यवाद।